मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके क्लास 10th के परावर्तन तथा अपवर्तन के 13वें लेक्चर में। तो बच्चों 12 लेक्चर तक कंप्लीट हो चुके हैं, उन सबका नोट्स बना लीजिए क्योंकि आज का लेक्चर होने वाला है आपका लास्ट लेक्चर। पहला चैप्टर यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि बड़ा चैप्टर था, इसमें मैंने एग्जाम्पल्स और टॉपिक्स सब कवर किए थे। इसलिए जब भी आप कॉपी कंप्लीट करेंगे उसमें नोट्स और जैसे जैसे एग्जाम्पल्स में वैसे ही करेंगे और करके आप मुझे जरूर शेयर करेंगे और दिखाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं लेंस की क्षमता के बारे में। बच्चों, लेंस की क्षमता क्या होती है? पावर ऑफ लेंस। सामान्य रूप से अगर मैं बात करूं ना, तो जो भी लेंसेज होते हैं उस पर क्षमता लिखी होती है। कभी आप अपने आंखों की जांच के लिए जाएंगे तो जो लेंस आप रखे देखेंगे उसमें कुछ वैल्यूज लिखी रहती हैं और वैल्यूज के साथ साथ एक लेटर लिखा रहता है। बताएंगे कौन सा लेटर लिखा होता है? तो वो जो लेटर है और जो वैल्यू है वो उस लेंस के लिए है, उस लेंस की कैटेगरी बताता है, उस लेंस के मैग्नीट्यूड को बताता है, परिमाण को बताता है कि वो किस तरीके का लेंस होने वाला है और वो कितने हद तक काम करेगा। तो लेंस की क्षमता होती क्या है? देखिए बच्चों, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी से डिसाइड होती है। तो लेंस की फोकस दूरी जितनी छोटी होती है उस लेंस का पावर उतना ही अधिक होता है। कहने का मतलब ये है कि जो लेंस का पावर है वो फोकस दूरी का उल्टा होता है। मतलब लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। मतलब ये फोकस दूरी पर ही निर्भर करेगी, जितनी छोटी फोकस दूरी उतना अधिक आपका पावर। तो पावर जो है, पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P इज इक्वल टू होता है 1/f। याद रखिएगा 1/f। F जो है यहाँ पर, F जो है वो किसमें होता है? मीटर में होता है। तो मीटर को हम लोग इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, मीटर में। याद रहेगा। तथा अगर ये मीटर में ना लेकर के अगर आप सेंटीमीटर में लेना चाहें तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर में लिखने के लिए हम चाहें तो इसे 100/f, जहां पे f जो होगा वो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पे जो पावर का फॉर्मूला है वो दोनों एक ही है, एक मीटर में एक सेंटीमीटर में। मीटर में आपका 1/f और सेंटीमीटर में 100/f लिखा जाता है। बच्चे एक बात मैं और बता दूं कि इसका जो मात्रक होता है वो दिखाया जाता है डायोप्टर। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक। और डायोप्टर का मतलब इसे दिखाते हैं D से, ठीक, D से। तो ये D आप लिख सकते हैं, यहाँ पर डायोप्टर D लिख सकते हैं, ठीक। तो ये बातें हो गई डायोप्टर के बारे में। अगर यह प्लस D है तो ये तय रखिए कि ये उत्तल लेंस है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लस D उत्तल लेंस के लिए इस्तेमाल होता है और माइनस D जो है वो अवतल लेंस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। एक सिंपल से छोटे से एग्जांपल से इसको हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसका 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम फोकस दूरी से पावर कैलकुलेट करेंगे। ओके, एग्जांपल, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। अतः इसकी क्षमता क्या होगी? उचित चिन्ह के साथ इसे दिखाया जाए, ठीक है। कैसे दिखाएंगे? हल करते हैं। सिंस आपको दिया गया है कि ये
एफ जो है वो 25 सेंटीमीटर है। अगर मान लीजिए चिन्ह के साथ दिखाना है, दिखाना भी चाहिए, तो ये उत्तल लेंस के लिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। अगर आपको पावर निकालना है तो पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। अगर मीटर में होता तो, लेकिन ये सेंटीमीटर में तो 100/, ठीक है, f लिखिए। यहाँ पर 100/f की जगह पे 25 लिखिए, कैंसिल करिए, ठीक है, ये प्लस में है तो यहाँ प्लस लगाइए। कैंसिल किया आपने तो ये आपने पाया P इज इक्वल टू प्लस 4D, ये हो गया इसका पावर, ठीक। प्लस ये बताता है कि ये लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। अगर हमारे पास मल्टीपल लेंसेज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके बाद आप एक वर्ड डालेंगे नोट, ठीक। यदि एक से अधिक लेंस हो, एक से अधिक लेंस हो तब लेंसों की कुल क्षमता, अगर कई सारा लेंस यूज करेंगे तो सीधी सी बात है आपको एक नया कॉम्बिनेशन मिलेगा, संयोजन मिलेगा और उसकी क्षमता कुछ और होगी। तो ऐसे केस में आप P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 जितने भी लेंस इस्तेमाल करेंगे उसका पावर ऐसे ही क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मान लीजिए कि अगर आपको पावर के बारे में पता और इसको अगर आप फोकस दूरी के टर्म्स में लिखना चाहें तो अथवा करके लिख सकते हैं, ये टोटल पावर है जो नया लेंस मिलेगा, कई सारे लेंस जोड़ेंगे तो ये टोटल पावर जो है वो 1/f, और इसको लिखा जा सकता है 1/f1, इसको लिखा जा सकता है 1/f2 प्लस डॉट 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 मल्टीपल लेंसेज के लिए आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, पावर कॉम्बिनेशन वाला, और इस तरीके से हम इसे फोकस दूरी के रूप में भी लिख सकते हैं। बेसिकली एग्जाम में अगर मान लीजिए कि दो लेंस इस तरीके से दे दिए गए हैं, देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया, यदि दो लेंस जिनकी क्षमताएं क्रमशः प्लस 3D तथा माइनस 2D है, संयोजित की जाती है, जोड़ी जाती है, मतलब संयोजित की जाती है, तब संयोजन की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात करें। फोकस दूरी ज्ञात करें। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे निकालेंगे। एक आपको पावर का ज्ञान है, एक पावर दिया हुआ है प्लस 3D और दूसरा जो पावर है वह है माइनस 2D। ऐसे केस में संयोजन का निकालना है, तो संयोजन के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, संयोजन में P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू क्या लिखी जाए, 3 प्लस में, और ये आपका हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा +1D। इसका मतलब जो संयोजन होगा वो किस तरह बिहेव करेगा, ऑफ कोर्स प्लस है तो क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस के तरह बिहेव करेगा। मान लीजिए कि आपको पावर जो है वो पता चल गया है, इससे अगर आपको फोकस दूरी निकालनी हो तो फोकस दूरी F इज इक्वल टू होता है 1/P। ये आपको संयोजन की फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो ये पावर कौन सा होगा, निश्चित रूप से ये वाला होगा, क्योंकि संयोजन का नया लेंस, नया पावर, नई फोकस दूरी। तो यहां से ये पावर जो है ये वाला रख सकते हैं। तो आप अगर सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना होगा, 100/P। पता चला ये कैसे आया, P इधर कर दिया आपने, ठीक है, और F को उससे इंटरचेंज कर लिया। ये फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था, उसी से हमने लिखा है, ठीक है। अभी ये किसमें, डायोप्टर में है, तो डायोप्टर में आप रख दीजिए यहाँ पे, तो ये आपने रख दिया क्या, 1।
तो 1 तो कैंसिल होना नहीं है, और ये आपने 100 बाई लिखा है तो ये आपकी फोकस दूरी किसमें आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो ये आ गया, इस लेंस की जो नई फोकस दूरी होगी वो 100 सेंटीमीटर होगी। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों लेंसों की पहचान कैसे करें? लेंसों की पहचान करनी बहुत जरूरी है कि कौन सा लेंस हम लोग यूज करते हैं। सामान्य तौर से बात करें हम तो लेंसों को पहचानना जो है वो 2 तरीके से पॉसिबल है, या तो इमेज देख करके या तो उसे टच करके। ये 2 तरीके हमारे पास होते हैं, दोनों से हम लोग अभी पता करेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि डेली यूजेस में ज्यादातर जो यूजेस हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इक्विपमेंट में, मतलब यंत्रों में, वो उत्तल लेंसों का होता है। अवतल लेंसों का थोड़ा कम यूज होता है। लेकिन मैं अपने दैनिक जीवन के अगर बारे में बात करूं, जहां पे हमें पहनना होता है लेंस, तो उसमें दोनों का इस्तेमाल प्रॉपरली होता है। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो लेंसों की पहचान 2 प्रकार से होती है, ठीक है। बेसिकली 2 प्रकार से होती है। पहला आप इसके प्रतिबिंब देख करके बता सकते हैं। प्रतिबिंब देखकर बता सकते हैं। प्रतिबिंब देखकर कैसे, आइए थोड़ा समझें। आपको पता है ना कि उत्तल लेंस कैसा इमेज बनाता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो निश्चित रूप से वास्तविक होता है। छोटे और बड़े सभी प्रकार के इमेज मिलते हैं, ठीक। तो ऐसे केस में जब आपको छोटा और उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब वगैरह मिलते हैं, तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि यह प्रतिबिंब जो है वो किससे बना होगा, उत्तल लेंस से बना होगा। तो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक, छोटे, बड़े तथा उल्टे, मतलब इन्वर्टेड, प्राप्त होते हैं। एवं इससे बड़े व आभासी प्रतिबिंब भी प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख करके बता सकते हैं कि हाँ ये इमेज जो है वो उत्तल लेंस से ही बना होगा, ठीक। वहीं अगर मैं बात करूं, ठीक है, तथा अगर मैं बात करूं कि अवतल लेंस, तो अवतल लेंस से जो बनने वाला इमेज होता है वो हमेशा छोटा, सीधा और आभासी होता है। तथा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब छोटा, सीधा और आभासी होगा, मतलब उसको तो हम पर्दे पर देख नहीं पाएंगे, आभासी बनते हैं। तो इस तरीके से हम इसको देखकर पहचान सकते हैं। वहीं अगर मैं दूसरे केस के बारे में बात करूं, स्पर्श करके, टच करके, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो जैसा कि आपको इसका डायग्राम याद होगा बच्चों कि ये उत्तल लेंस का कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है और अवतल लेंस जो है वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक। जहां पर आप बात कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी थिकनेस अधिक है और वहीं यहाँ पर इसकी थिकनेस कम है, इसकी थिकनेस अधिक है, ठीक। मतलब किनारों पर थिकनेस अधिक होगा तो क्या होगा, मोटाई अधिक होगी, तो वो लेंस अवतल लेंस। जबकि बीच में अगर मोटा है, किनारों पर पतला है, तो वो क्या होगा, उसे हम कहेंगे उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस बीच में या मध्य में मोटे तथा किनारों पर पतले या फिर चपटे होते हैं। अगर वही मैं बात करूं अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में एवं अवतल लेंस में
यह किनारों पर मोटे एवं बीच में पतले होते हैं। तो ये देखकर या छूकर पहचानने के तरीके हो गए। तो बच्चों आज ये आपने सारी थ्योरीज जो है वो खत्म कर लिए। थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, जो कि अब तक हमने एग्जांपल में ये वाले क्वेश्चंस को नहीं देखा था, और आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए कैसे हम पहले इसको समझेंगे। निम्न चित्र के अनुसार प्रकाश वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो ज्ञात करना है। वायु के सापेक्ष माध्यम का निकालना है, ध्यान दीजिए। ठीक, तो ये कोई माध्यम का इंटरफेस है जहां पर ये वाला माध्यम अलग अलग हो जाता है। ये कोई वायु के लिए और माध्यम के लिए बताया गया। प्रकाश वायु से चलकर माध्यम में प्रवेश करी है, जहां पर ये आधार के साथ 60 डिग्री और ये आधार के साथ जो है वो 45 डिग्री बनाती है। पूछा ये गया है कि माध्यम का अपवर्तनांक बताइए, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। याद करिए कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश जिस माध्यम से जाती है उस माध्यम में आपतन कोण बनाती है, और जिस माध्यम में प्रवेश करती है उसमें अपवर्तन कोण बनाती है, और जिसमें ये प्रवेश करती है अपवर्तन उसी में होता है, और अपवर्तन का जो वैल्यू है वो उसी माध्यम का ही निकालिएगा जिसमें प्रवेश करती है। प्रवेश किसमें की है? दूसरे माध्यम में, मतलब इस वाले माध्यम में। तो अपवर्तनांक जब भी निकलेगा इस माध्यम का, और जिस माध्यम से आई उसमें आपतन कोण, तो यहाँ आपतन कोण बनना चाहिए। एक बात और, जब प्रकाश किरण गिरती है ना, तो इसे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है नॉर्मल, अभिलंब के साथ बना हुआ कोण जो है वो आपतन कोण होना चाहिए। तो यहाँ पे आपतन कोण हमको नहीं पता। अभिलंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये पूरा 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री में ये आधार के साथ 60 डिग्री दिया है, आधार के साथ 60 डिग्री है, तो 90 में से अगर 60 डिग्री को घटा देंगे तो आपको ऊपर वाला एंगल मिल जाएगा, और ये कितना होगा? 30 डिग्री। और ये नॉर्मल के साथ बना हुआ कोण क्या होगा? आपतन कोण होगा। तो यहाँ पर जो आपतन कोण मिला वो मिला आपको I, और वो आपतन कोण आप लिखेंगे क्या? 90 - 60 = 30 डिग्री। बात क्लियर है? हमेशा अभिलंब से निकालेंगे। वहीं नीचे आइए, नीचे आप क्या देखते हैं? नीचे आपने अभिलंब के साथ निकालना है, तो ये आधार के साथ 45 डिग्री है, तो अभिलंब के साथ निकालने के लिए 90 में से 45 को घटाना होगा। तो इस बार जिस माध्यम में जाता है उसमें अपवर्तन कोण मिलता है, और नॉर्मल के साथ, अभिलंब के साथ, और अभिलंब तो ये है, तो यहाँ पे आप 90 - 45 लिखेंगे और ये मिलेगा 45 डिग्री। अब आपको निकालना है क्या? ऐसे केस में आपको निकालना है माध्यम का अपवर्तनांक। तो ऐसे केस में आप लिखेंगे n, क्योंकि माध्यम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वायु से आया है। ऐसे केस में n होता है sin i जो कि आपतन कोण, और sin r जो कि अपवर्तन कोण की जा है। यहाँ से आप sin i की जगह पे वैल्यू रख दीजिए कितना? 30 डिग्री, और यहाँ पे आप रख दीजिए कितना? 45 डिग्री। ठीक, यहाँ आपने n sin 30 की वैल्यू याद है क्या आपको? 1/2 आती है, और इसकी 1/√2 आती है। ठीक, इसको आप क्या करेंगे? पलट सकते हैं 1/2, और ये पलट जाएगा तो √2/1 आ जाएगा। यहाँ से 2 को क्या लिखते हैं बच्चों? √2 × √2। इसको 2 को √2 × √2 दो बार लिख सकते हैं, तो दो बार √2 लिखेंगे तो एक √2 से कैंसिल हो जाएगा, और वही जो आपको वैल्यू मिलने वाली है वो मिलेगी 1/, ये आपने क्या किया? वैल्यू रखा, और ये मिला आपको 1/√2, और ये मिला आपका आंसर। ठीक, तो डिक्लेयर कर दीजिए इसको आंसर। चाहे तो आप √2 की वैल्यू रख करके आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे √2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √2 की वैल्यू आपकी होती है 1.41, चाहे तो यहाँ पे 1.41 रख करके 1 से डिवाइड करके आप इसकी वैल्यू आगे भी निकाल सकते हैं, या फिर यहीं पर इसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। तो बच्चों एक एग्जाम्पल के बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखेंगे, जिसमें हम जानेंगे एक डायोप्टर का शाब्दिक अर्थ। एक डायोप्टर का अर्थ। ठीक, एक डायोप्टर का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1D?
देखिए बच्चों, अगर 1D आपसे बोला जाता है कि इसका मतलब क्या है, तो ऐसे केस में आपको मैं बता दूं कि एक डायोप्टर का मतलब हमें कैलकुलेट करने के लिए पहले फोकस दूरी निकाल लेनी चाहिए। तो हो जाएगा 100 बाई पी। 100 बाई पी फोकस दूरी सेंटीमीटर के केस में, तो 100 बाई पी को यहाँ पे 1 रख दीजिए और ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। मतलब एक डायोप्टर का मतलब फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर आएगी। अगर हमारे पास कोई उत्तल लेंस है, ठीक, या फिर अवतल लेंस है, तो उत्तल लेंस आपको पता है मोड़ने का काम करता है और अवतल लेंस फैलाने का काम करता है। तो दोनों में ये पावर होगा। तो एक डायोप्टर का शाब्दिक अर्थ किसी लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होने से है, जहां 100 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तल लेंस प्रकाश को अपसरित या अभिसरित कर देगा। वहीं मैं अवतल लेंस की बात करूं तो अवतल लेंस में 100 सेंटीमीटर से चलने वाली प्रकाश की किरण लगभग क्या हो जाएगी, अपसरित होगी। तो ये 100 सेंटीमीटर की दूरी पर मोड़ने का काम करेगा, सेंट्रलाइज करने का काम करेगा। वहीं 100 सेंटीमीटर से दूरी चलने वाली किरणों को पैरेलल करने की कोशिश करेगा, अपसरित करने की कोशिश करता है। बात समझ आ रही, डेफिनेशन समझ में आया। लिखेंगे कैसे, एक डायोप्टर के किसी लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होगी, जहां यह उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात 100 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित होगा, जबकि अवतल लेंस में यह 100 सेंटीमीटर की दूरी पर अपसरित होगा। बात समझ आ गई? तो बच्चों मैंने ये चीजें खत्म कर दी हैं, याद रखिएगा, इसे लिख लीजिएगा। और मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, अब वो होमवर्क है लेंसों का उपयोग। ठीक, ये लेंसों का उपयोग कहां कहां होता है। यूजेस ऑफ लेंसेज, तो मैं अभी बता देता हूं और उसको आपको खुद से लिख लेना है। लेंसों का उपयोग बेसिकली चश्मों में इस्तेमाल किया जाता है, स्पेक्टिकल्स में इस्तेमाल किया जाता है, सूक्ष्मदर्शियों में इस्तेमाल किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में भी इस्तेमाल होता है, जो कि आपने देखा होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रखे होते हैं। और मैं बता दूं अवतल लेंस का बेसिकली इस्तेमाल जो है वो आपके चश्मों में किया जाता है और गैलीलियो के दूरदर्शी में किया जाता है। ये जितने भी मैंने शब्द बोले इसी को आपको लिखना है। तो उत्तल लेंसों का उपयोग किसमें, आपके सूक्ष्मदर्शी में, चश्मों में, और साथ ही साथ आपके मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब उसको भी सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। वहीं मैं अगर अवतल लेंस की बात करूं तो उसमें चश्मों में और गैलीलियो के दूरदर्शी में किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ और पहले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।